प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज की खबरें इस प्रकार से हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है। मंगलवार को आयोजित एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इस पर भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान से नक्शा सुधारने या फिर बैठक से दूर रहने को कहा था। इसके बाद पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। भारत वर्तमान में एससीओ का अध्यक्ष है और कई कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। एससीओ के अंतर्गत होने वाली इस बैठक को एक भारतीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA आयोजित कर रहा था। इसका विषय एससीओ सशस्त्र बलों का सैन्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा और महामारी में योगदान था। इस बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को भी भाग लेना था। सूत्रों के अनुसार भारतीय पक्ष के पाकिस्तानी मानचित्र पर आपत्ति जताए जाने के बाद पाकिस्तानी पक्ष ने बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि भारत ने प्रभावी रूप से निमंत्रण वापस ले लिया। इस कारण पाकिस्तानी टीम इस बैठक में शामिल नहीं हो सकी। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी पक्ष को अवगत कराया था कि मानचित्र में कश्मीर के गलत प्रदर्शन पर उसे आपत्ति है और अगर वह सम्मेलन में भाग लेना चाहता है तो उसे सही दिखाए। इस पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। पाकिस्तान ने कुछ साल पहले ही कश्मीर को लेकर अपने देश का गलत नक्शा जारी किया था। तब भी भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए इसे खारिज कर दिया था। अब पाकिस्तान उसी नक्शे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में था। पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत को काफ़ी भला बुरा बोला है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र करार दिया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने एससीओ की बैठक का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि शंघाई भावना और एससीओ के चार्टर उद्देश्यों के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के अनुरूप पाकिस्तान भारत की वर्तमान अध्यक्षता में आयोजित होने वाली विभिन्न एससीओ कार्यक्रमों में सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण से भाग लेता रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को ओमान से निर्वासित किया जा सकता है। नाइक को हिरासत में लेने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियां पहले से ही ओमान के अधिकारियों के संपर्क में हैं। जाकिर नाइक 23 मार्च को ओमान पहुंचने वाला है। नाइक को ओमान में इस्लाम पर 2 लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया है। उसका पहला लेक्चर कुरान एवं वैश्विक आवश्यकता नाम के विषय पर है। इस लेक्चर को ओमान के अकाफ और धार्मिक मामलों के मंत्रालय और रमज़ान के पहले दिन यानी 23 मार्च को निर्धारित किया गया था। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार जाकिर नाइक का दूसरा लेक्चर पैगंबर मोहम्मद PBUH मानव जाति के लिए एक दया विषय पर 25 मार्च की शाम को सुल्तान कबूस विश्वविद्यालय में निर्धारित है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय कानूनों के तहत उसे हिरासत में लेने और भारत लाने की एजेंसियों के संपर्क में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि स्थानीय अधिकारी भारत सरकार के अनुरोध को मान सकते हैं और जाकिर नाइक को हिरासत में लिया जा सकता है। भारतीय एजेंसियों के जरिए पकड़े जाने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी टीम को ओमान भेजा जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को ओमानी राजदूत के साथ भी उठाया गया है। इसी तरह ओमान में भारतीय राजदूत ने भी इस मुद्दे को ओमानी विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है। इससे पहले कतर ने नाइक को फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में धार्मिक उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया था। जाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और अभद्र भाषा के आरोपों का सामना कर रहा है। नाइक 2017 में मलेशिया भाग गया था। तब से वह भगोड़े के तौर पर जिंदगी गुजार रहा है। बड़ी बात यह है कि 2020 में मलेशिया ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए नाइक के अपने देश में भाषण देने को प्रतिबंधित कर दिया था। भारत ने 2016 के अंत में नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF को विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा और दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता करने के आरोप में गैरकानूनी घोषित कर दिया था। चीन अरब सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 3 नौसैनिक अड्डों को मजबूत बना रहा है। इसका मकसद हिंद महासागर से होने वाली समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना और भारत अमेरिका को चुनौती देना है। वर्तमान में भारत के सबसे नज़दीक स्थित चीनी नौसैनिक अड्डा हैनान प्रांत के सान्या शहर के पास स्थित यूलिन नेवल बेस है। इस नौसैनिक अड्डे की भारत के सबसे दक्षिणी छोर से सीधी दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है। नौसैनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां सीधे तो चल नहीं सकती। ऐसे में उन्हें भारत की जल सीमा तक आने के लिए लगभग 3 गुनी दूरी तय करनी होती है। उसमें भी उनके दुनिया की नज़रों में आने का खतरा होता है। ऐसे में प्रतिद्वंदी उतने समय में आक्रामक या रक्षात्मक उपाय कर सकता है। इसी दूरी को तय करने के लिए चीन ने अरब सागर के 3 तरफ 3 नौसैनिक अड्डों को स्थापित कर रहा है। अरब सागर के उत्तर में स्थित पाकिस्तान के ग्वादर में चीन नौसैनिक अड्डा बना रहा है। पश्चिम में जिबूती में चीन की नौसैनिक अड्डा पहले से ही ऑपरेशन है।
अब चीन की नज़र अरब सागर के दक्षिण में स्थित मॉरिशस में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने पर है। मॉरिशस का भारत के साथ मजबूत संबंध है। ऐसे में हिंद महासागर के इस देश को अपने जाल में फंसाने के लिए चीन चाल चलने में जुटा हुआ है। चीनी राजनयिक नियमित तौर पर मॉरिशस का दौरा कर रहे हैं। उनकी कोशिश मॉरिशस से भारतीय प्रभाव को खत्म कर चीन के नियंत्रण में लाना है। इसके लिए मॉरिशस में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों की मदद भी की जा रही है। चीन का उद्देश्य मॉरिशस में नौसैनिक अड्डा बनाकर हिंद महासागर की घटनाओं पर नज़र रखना है। अगर चीन इन तीनों जगहों पर स्थित नौसैनिक अड्डों का निर्माण और संचालन करने में सफल हो जाता है तो वो पूरे अरब सागर को नियंत्रित करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में चीन की कोशिश अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर इस समुद्री रास्ते पर नियंत्रण हासिल करना है। पाकिस्तान और चीन लगातार अरब सागर के इलाके में युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। इस नौसैनिक अड्डों के बनने के बाद भारत की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर स्थित नौसैनिक अड्डे चीन की नज़र में होंगे। अभी तक अरब सागर और भारत का प्रभुत्व माना जाता है। अरब सागर के किनारे स्थित सभी देशों में सबसे ताकतवर नौसेना भारत की है। भारत ने 1971 के युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए अपनी ताकत भी दिखाई थी। तब भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने पाकिस्तान के कई युद्धपोतों को डुबाने के बाद कराची बंदरगाह को तहस नहस कर दिया था। उस समय पूरे अरब सागर पर भारतीय नौसेना का नियंत्रण था। भारत की मंजूरी के बिना कोई भी जहाज न तो अरब सागर में प्रवेश कर सकता था और न ही बाहर निकल सकता था। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की कोशिश भारत के प्रभुत्व को कम कर अपनी मौजूदगी को बढ़ाना है। फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। शीर्ष 20 देशों में एशिया का कोई देश नहीं है। इस साल इसराइल 5वें स्थान पर ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि नीदरलैंड 5वें स्थान पर है। शीर्ष 10 में अन्य देशों में स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड शामिल हैं। जर्मनी हालांकि पिछले साल से 2 पायदान गिरकर 16वें स्थान पर आ गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस क्रमशः 15वें, 19वें और 21वें स्थान पर है। इस बीच सर्वेक्षण में अफगानिस्तान और लेबनान 2 नाखुश देश रहे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सोमवार को जारी की गई। रिपोर्ट ने उन कारकों की पहचान की जो जीवन के मूल्यांकन में योगदान करते हैं, जिसमें आय, स्वास्थ्य, किसी पर भरोसा, जीवन के प्रमुख निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति शामिल है। रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया कि हर कोई बिना भेदभाव के मौलिक मानवाधिकारों का हकदार है, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से आज़ादी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा काम और शिक्षा का अधिकार शामिल है। केरल में कोरोना वायरस के मामलों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके मद्देनजर राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने बुधवार को सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने यहां जारी बयान में कहा कि कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और मंगलवार को संक्रमण के 172 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम जिले में उपचाराधीन मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है। मंत्री ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1026 है, जिनमें से 111 का इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। सभी जिलों को सतर्क कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। जॉर्ज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है, जिसमें राज्य में कोविड-19 हालात की समीक्षा की गई। गूगल ने चीन को झटका देते हुए उसके शॉपिंग ऐप पिंडुओडुओ को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है, क्योंकि ऐप के अन्य स्रोतों से मालवेयर का पता चला था। गूगल ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि उसने गूगल प्ले स्टोर पर पिंडुओडुओ ऐप को सुरक्षा चिंताओं से बाहर कर दिया है और वह इस मामले की जांच कर रहा है। मुख्य रूप से यह ऐप चीन में काम करता है। टिकटॉक समेत चीन के नियंत्रण वाले कई ऐप को लेकर पहले से ही अमेरिका चीन के बीच तनाव है। कई अमेरिकी सांसदों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। उनका आरोप है कि इस तरह के ऐप का इस्तेमाल अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की जासूसी के लिए किया जा सकता है। पिंडुओडुओ चीन में एक लोकप्रिय ई-कॉमर्स ऐप है जो अक्सर छूट प्रदान करता है यदि उपयोगकर्ता किसी सामग्री को खरीदने के लिए टीम बनाते हैं। गूगल ने मंगलवार को उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी कि पिंडुओडुओ ऐप को इसके प्ले स्टोर से डाउनलोड न करें। गूगल ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के चिन्हित दुर्भाग्यपूर्ण ऐप के इंस्टॉलेशन प्रयासों को रोकने के लिए गूगल प्ले प्रोटेक्ट की सेटिंग निर्धारित की गई है। बयान में कहा गया कि जिन उपयोगकर्ताओं के पास उनके डिवाइस पर डाउनलोड किए गए ऐप के संस्करण हैं, उन्हें आगाह किया जाता है और ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या एप्पल उपयोगकर्ताओं के लिए पिंडुओडुओ ऐप को लेकर समान सुरक्षा चिंता है और ये ऐप अभी भी एप्पल के कई iOS स्टोर से मंगलवार को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध था। पिंडुओडुओ का संचालन करने वाली PDD होल्डिंग इंक ने मामले पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। कंपनी में हांगकांग के कारोबार वाले शेयर्स में मंगलवार को 14.2% की गिरावट आई है।
पाकिस्तान में विपक्षी दल इमरान खान की पार्टी पीटीआई के एक नेता आतिफ मुंसिफ खान की कार पर किए गए रॉकेट हमले से मुंसिफ समेत 10 लोगों की मौत हो गई। एक प्रतिद्वंदी समूह ने मुंसिफ खान की कार पर हमला कर दिया। हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक ये हमला हवेलिया के लंगड़ा गांव में हुआ है। एबटाबाद के डीपीओ उमर तैफूल ने बताया कि हवेलिया तहसील के मेयर आतिफ अपनी कार से जा रहे थे, तभी एक गोली कार के ईंधन टैंक में लगी। गोली लगने से कार में आग लग गई। सोशल मीडिया पर इस हमले के वीडियो शेयर किए गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कार हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कार पर रॉकेट से हमला हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुंसिफ ने साल 2022 में खैबर पख्तूनख्वा स्थानीय निकाय चुनाव में एबटाबाद की हवेलिया तहसील से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। बाद में वो पीटीआई में शामिल हो गए थे। उनके पिता मुंसिफ खान जादून केपी विधानसभा के पूर्व सदस्य थे। जादौन प्रांतीय मंत्री बने रहे। 1990 के दशक में उनकी भी हत्या कर दी गई थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद।